Hello everyone, Mayank Kothari here, and today we are going to move ahead in the chapter of risk analysis and capital budgeting. Question number 9 तक हमारा हो चुका था. Question number 10 onwards we are going to solve in this lecture. आइए देखते हैं question number 10 आपसे किस concept के बारे में बात करता है. अ फर्म हैज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. एक फर्म के पास में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है जिसमें कि आउटले 80,000 रुपए के आउटले की ज़रूरत है. द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2 years इकोनॉमिक लाइफ with no salvage value. In year 1, there is 0.4 probability that the cash inflow after tax will be 50,000 and 0.6 probability that the cash inflow after tax will be 60,000. The probability assigned to the cash inflow after tax for the year 2 is as follows. और आपको नीचे एक टेबल दिया हुआ है. संदर्भ में अगर मैं बताऊं, मतलब संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया है जिसके बारे में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जिसमें सोच रहे हैं, प्रोजेक्ट चलेगा आपका 2 साल तक और आज 80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है. साल उसके होना शुरू हो जाएगी. ऐसा आएगा. साल दो चीजें हो सकती है कि हमारे पास 50,000 रुपए आए या हमारे पास 60,000 रुपए आए, जिसके होने के चांसेस 60% और 40% है. उसके बाद फर्स्ट ईयर की कैश फ्लो पे डिपेंड करता है कि सेकंड ईयर की कैश फ्लो क्या होगी, और सेकंड ईयर की कैश फ्लो आपको टेबल में दी गई है. सो ध्यान दो. अच्छा, टेबल में आपको दोनों साल के कैश फ्लोज दिए हुए हैं. दिस इज ईयर 1. अब ईयर 1 में 50,000 हो सकते हैं जिसके चांसेस 60% है, 60,000 हो सकते हैं जिसके चांसेस 40% है. टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी 100%. ठीक है, ये ऐसे था हॉरिजॉन्टल, लेकिन ईयर 2 अब ऐसे आएगा. अगर पहले साल 50,000 हुई तो दूसरे साल इन तीन में से कुछ भी एक हो सकता है, यानी कि 24,000, 32,000 या 44,000, और उनके अकर होने के चांसेस 20%, 30% और 50% दिया है. टोटल आपका 100% सेकेंड ईयर का यहाँ पे आएगा. लेकिन अगर पहले ही साल कैश फ्लो 60,000 हुई तो उसके बाद दूसरे साल ये तीन कैश फ्लोज होगी जो मैंने एक बॉक्स में डाली है. अब उसके होने के चांसेस 40, 50 और 10% है. टोटल मिला के 100% यहाँ होने चाहिए. अब आपको थोड़ा सा ध्यान में आ रहा होगा तो सर ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट था जो हमने देखा था. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट आपके कवर होते हैं. सबसे पहले सिनेरियो एनालिसिस. अब आपको दो सिनेरियो दिए हैं कि अगर पहले साल ये कैश फ्लो हुई तो दूसरे साल तीन में से कोई एक होगी, और अगर पहले साल ये कैश फ्लो दूसरी कैश फ्लो हुई तो तीन में से कुछ और होगी. एक तो ये, और उसके बाद में डिसीजन ट्री भी आप इसका बना सकते हो. आइए देखते हैं क्वेश्चन ने हमको क्या पूछा है. अ फर्म यूजेस 10% डिस्काउंट रेट फॉर दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. और ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए फर्म 10% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटिंग रिटर्न या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूज करती है, जिससे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकालेंगे. रिक्वायर्ड क्या है? सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक डिसीजन ट्री, डिसीजन ले सके फॉर द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, एंड कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी. उसके बाद में आपको व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू विल द प्रोजेक्ट यील्ड. मतलब अब बताओ सेकंड वाले पार्ट में कि या तो फिर अब हम एक काम करते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप अभी फिलहाल रहने दो, पहले पार्ट का आंसर निकालते हैं. उसी के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा दूसरे, तीसरा और चौथा कैसे सॉल्व करना है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. 10 10 10 10 Ben 10 Ben 10 Fantastic 4. क्वेश्चन नंबर 10. तो सबसे पहले ध्यान दो, ये है टाइम 0. अब यहाँ से सर दो चीज़ें होगी, यहाँ से निकालता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे, यहाँ से दो चीज़ें होगी. दिस इज 0, 1 और 2. अब यहाँ पे कैश फ्लो या तो 50,000 हो सकती है या तो 60,000 हो सकती है. जिसके होने के चांसेस कितना बोला है क्वेश्चन ने हमको, 60 और 40% है. राइट.
लेकिन अगर पहले साल 50,000 हो गई तो अब दूसरे साल की कैश फ्लो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो दूसरे साल की क्या कैश फ्लोज होगी सर अगर पहले साल 50,000 हुई तो? 24, 32 और 44। उसके बाद 40, 50 और 60। तो जो डिसीजन ट्री हमने बनाना था ये बन गया। अब प्रोबेबिलिटीज लिख लो, 2, 3, 5, 0.2, 0.3, 0.5, 0.451। ठीक है, तो ये आपका डिसीजन ट्री हो गया सर। अब आपको इसी केस में यहाँ पे मैं एनपीवी लिख सकता हूँ। अब हमको एनपीवी कैलकुलेट करनी है और एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए सर आपको चाहिए रहेगा, एक सेकेंड, एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए अब आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इतनी जगह नहीं रहेगी, ना ही आपके बुक में जगह रहेगी कि आप उसमें कैलकुलेट कर पाओगे डिसीजन ट्री के अंदर ही। सो हम एक टेबल फॉर्म करेंगे। कैश फ्लो और ईयर 1 कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, ईयर 2 कैश फ्लो। अच्छा ध्यान दो, दिस इज गोइंग टू बी ईयर 1 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पे प्रेजेंट वैल्यू, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी ईयर 2 कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% और प्रेजेंट वैल्यू। फिर ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और एनपीवी। बहुत जगह खा रहा है ये तो। फिर से सर, आपका कैश फ्लो यहाँ ले लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ ले लो, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ आ जाएगा। कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये एनपीवी आएगा। चलो ठीक है, वापस से एक नई लाइन नीचे लिखनी पड़ सकती है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी भी हमने नहीं लिखी है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए अलग से कॉलम लगेगा। ठीक है, ध्यान दो, अब पहले साल दिस इज गोइंग टू बी ईयर 1 एंड दिस इज ईयर 2। ठीक है, अब पहले साल सर आपके पास में टोटल मिला के पता है 6 अलग अलग सिनेरियो है। ठीक है, सो पहले साल कैश फ्लो 50,000 हो सकती है, पहला सिनेरियो देखो। ठीक है, उसके हिसाब से आप अगर देखोगे तो पहले साल 50,000 कैश फ्लो हो सकती है, उसके बाद में 24,000 हो सकता है।
फिर दूसरे साल भी 50,000 कैश फ्लो हो सकती है और 32,000, सॉरी, पहले साल कैश फ्लो 50,000 हो सकती है और दूसरे साल 32,000 हो सकती है। फिर 50,000 कैश फ्लो हो सकती है और तीसरे साल 44,000 हो सकता है। उसके बाद में 60,000, 60,000 एंड 60,000 3 बार और हो सकता है और 40, 50, 60 सेकेंड ईयर में कैश फ्लोज आपकी 40, 50, 60 ये हो सकती है। ऐसे 6 सिनेरियोज है, इनके अलावा और कुछ नहीं बचा आपके क्वेश्चन में। सो 6 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है, 6 एनपीवीज हम निकाल के देखेंगे। अब सबसे पहले ईयर 1 की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लो। 10% का रेट है, पहले साल का फैक्टर चाहिए आपको। पहले साल का फैक्टर आता है 0.909। आप कैलकुलेट करके देखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आंसर आएगा 45,450। ये सर मैंने बिना कैलकुलेटर के कैसे निकाल लिया मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। ये जो 0.909 है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, तो 10% से जो पहला फैक्टर आता है 0.909 ये तो याद हो गया था। लेकिन इसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया जब भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी फिगर से, तो वो जो उसका 9th वाला टेबल होता है वो आता है। सो 50,000, सो 5 × 9 अगर आप करके देखो तो 45 आता है। सो अकॉर्डिंगली मैंने उसमें से 10% माइनस किया, 45, 45, 0। ठीक है, एक बार चेक करने दो, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाऊंगा। ठीक है, 45, 45, 0। अब यहाँ पे आएगा आपका 54, 9 × 6, 54, 54, 0 आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सेकंड ईयर का लेते हैं। सेकंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यानी कि 0.826, जो कि रिपीट होगा। सर आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेकंड ईयर में 6 पॉसिबिलिटी है और 6 की 6 पॉसिबिलिटी सर सेकंड ईयर की ही है, तो सेकंड ईयर का ही फैक्टर लगेगा। ये जो मैंने 6 पॉसिबिलिटी आपको बताई, इसमें से कोई भी एक ही होगी। हमको बताना है कि 6 में से अगर कोई भी हुई तो एनपीवी कितनी आएगी, तो हमको 6 बार एनपीवी निकालनी पड़ेगी। That's 19,824, 26,432, 36,344, 33,040, 41,300, 49,560। अब अगर आप ये दो कॉलम देखेंगे जो प्रेजेंट वैल्यू के हैं, ईयर 1 का, ईयर 2 का, इनकी अगर आप टोटल कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि सर दोनों साल में मेरी कैश इनफ्लोज कितनी हो रही है। 65,274, 98,314, 81,794, 87,580, 95,840, 54, 54, 0 plus 49,560, that's 104,100। ये आ गया आपका इनफ्लो। ये इनफ्लो कब होगा सर? जब आप प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे 80,000 रुपए का, सो दैट इज आउटफ्लो।
और 6 की 6 पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सर, आउटफ्लो आपका कंफर्म है 80,000 का। पहली चीज मन में से डाउट निकाल दीजिए, 6 बार 80,000 नहीं जा रहे, ये 6 अलग अलग पॉसिबिलिटी है, इनमें से कोई एक होगी। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एग्ज़ाम जब दूंगा इंटर का तो मेरे को मुझे ना मार्क्स मिलेंगे या तो 450 या तो 550 या तो 650, अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि सर इन तीनों का मिला के मेरे को टोटल मार्क्स मिलेंगे, इनमें से कोई भी एक होगा। 3 अलग अलग चांसेस है, तो 3 अलग अलग चांसेस पे मैं रिजल्ट्स निकाल रहा हूँ। अब हम एनपीवी निकालेंगे। एनपीवी का सीधा सिंपल सा फॉर्मूला, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो या इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, जो भी बचा नेट में, नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अब पहला वाला आपके पास में बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, मैं तो खैर ये वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप अपना जो एग्ज़ाम में अपना कैलकुलेटर आप यूज़ करोगे तो 80,000 आपको पता है हर जगह माइनस करना है, और 80,000 अगर आपको पता है हर जगह माइनस करना है तो इसका मतलब, एक सेकंड ना, हर जगह अगर माइनस करना है इसका मतलब आप 80,000 अपने इसमें कैलकुलेटर में डाल के रख सकते हो। एक सेकंड होल्ड करना। एट्टी 1,794 है ये, यानी कि ये हो गया 1,794, ये हो गया 7,580, ये हो गया 15,840, और ये हो गया 24,1, नहीं नहीं नहीं, 24,100। ठीक है। अब ये हो गई आपकी सारी की सारी एनपीवी। यहाँ अब आपको करना आगे क्या है, मैं इसी के आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, एनपीवी फिर से लिखूँगा, 14,726, 18,314, 1,794, 7,580, 15,840 एंड 24,100। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर से आप देखो, ध्यान दो उस पे। क्वेश्चन आपको बोलता है सर कि आपको निकालना है एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको 6 अलग अलग एनपीवी पता चल गई, 6 अलग अलग कैश फ्लो से। पता ये करना है कि सर ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इनमें 6 की 6 जो एनपीवी है, इनमें हर एक एनपीवी के होने की चांसेस कितने हैं, और ये कैसे पता लगेगा। अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ निकालनी पड़ेगी जिसको कहते हैं सर जॉइंट प्रोबेबिलिटी। हमेशा प्रोबेबिलिटी की टोटल 6 पॉसिबिलिटी है तो 6 पॉसिबिलिटीज़ की 6 प्रोबेबिलिटीज़ आएगी, और उनकी 6 उन टोटल उनकी अगर आप टोटल करोगे तो 100% होना चाहिए। अब यहाँ पे आप कैसे निकालते हो, आपको अगर याद होगा सिनेरियो एनालिसिस में हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाली थी। आप क्या मुझे ये बता सकते हो पहले साल कैश फ्लो 50,000 होने के चांसेस कितने, तो आप बोलोगे सर 60% चांसेस है। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ कि पहले साल 50,000 होके दूसरे साल 24,000 होने के चांसेस कितने, तो आप ना ही 60% बोल पाओगे, आप ना ही 20% बोल पाओगे। 20% है तो बाकी 80% है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो अगर टोटल करोगे मैच नहीं करेगी।
सो आपको करना यहाँ पे है जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सर। जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल। पहले साल की 50,000 होने के चांसेस 60%, दूसरे साल 24,000 होने के चांसेस 20%। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 12% चांसेस है कि पहले साल कैश फ्लो 50,000 होगी और दूसरे साल 24,000 होगी। फिर उसके बाद में 0.6 इंटू 0.3, 18% चांसेस है सर कि पहले साल कैश फ्लो 50,000 होगी, दूसरे साल 32,000 होगी। फिर उसके बाद 30% चांसेस है कि पहले साल कैश फ्लो 50,000 होगी और उसके बाद 44,000 होगी। और इसी तरह से यहाँ पे 16, 0.40 इंटू 0.40, फिर 0.40 इंटू 0.5, 20 एंड देन 0.04, 4%। अब इनकी टोटल करके देखते हैं सर हम, ठीक है। 18, 12, 30, 16, 20 और 4, 100% पूरा कंप्लीट हुआ। और ये आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ गई और यही प्रोबेबिलिटीज़ आप यूज़ करेंगे। 12, 18, 30, 16 20 और 4। अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड एनपीवी, इनको मल्टीप्लाई करके। अब फाइनली एक फिगर आएगी आपकी 1767, 3297, 538। अच्छा, एक चीज़ मुझसे गलती हुई है, पहले वाली एनपीवी आपकी जो है ये निगेटिव है 14,726, तो ये भी निगेटिव हुआ और ये भी निगेटिव हुआ। उसके बाद सब पॉजिटिव आ रहा है। वन टू वन थ्री, 3168, 964। लास्ट वाली एनपीवी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, मतलब एक्सपेक्टेड कम आएगी। नाइन सिक्सटी फोर। आंसर आता है 7413। दिस इज एक्सपेक्टेड एनपीवी। आप एक बार थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लो, ठीक है। अब हम आंसर लिखते हैं हमारे क्वेश्चंस का। फर्स्ट, एक सेकंड होल्ड करेंगे।
ध्यान देंगे। तो सर पहली चीज़ आपको जो पूछी गई थी वो थी एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो हमने निकाली 7413। एक बार मैं कैलकुलेशन चेक करूँगा आखिरी में। सेकंड, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दो। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू विल द प्रोजेक्ट यील्ड। अब सेकंड पार्ट पे ध्यान देंगे, ये अपन ने डिस्कस नहीं किया था। क्वेश्चन बोलता है कि प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या होगी अगर वर्स्ट केस सिनेरियो अकर हुआ, मतलब एक्चुअल कैश फ्लोज वर्स्ट टू वर्स्ट वाली हुई, मतलब गिरी से गिरी हालत में एनपीवी कितनी होगी, ये चीज पूछ रहा है यहाँ पे वर्स्ट वाला। और थर्ड वाला पूछ रहा है कि बेस्ट आउटकम कितना होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। सो इसका आंसर हम लिखेंगे। अब अगर यहां पे देखो एनपीवी वाले फर्स्ट वाले कॉलम में वर्स्ट एनपीवी कौन सी दिख रही है आपको, 14,726 नेगेटिव। और उसकी प्रोबेबिलिटी है 12%, यानी कि 12% प्रोबेबिलिटी। और बेस्ट आउटकम दिख रहा है आपको, बेस्ट एनपीवी अगर हम बोले तो दैट इज 24,100। विथ 4% प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान दो, क्वेश्चन अगर दिमाग में आता है ऐसा डाउट कि सर वर्स्ट एनपीवी तो 1767 है और बेस्ट एनपीवी तो सर हमारी 3297 है, तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि 1767 और 3297 इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है। 12% या 18% के वो बेसिस पे है, 100% नहीं है। आउटकम जो हमारा होगा, हमारा जो आउटकम होगा वो एक्चुअली ये वाला होगा जो मैंने अंडरलाइन किया उसकी लाइन में, उसमें से कोई भी एक एनपीवी होगी, उसके होने के चांसेस ये है। एक्सपेक्टेड तो हमने ये निकाला है 7413, मतलब अगर सारा ऊपर सारा कंसिडर किया जाए तो 7413 होगी, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो आपको देखना है वो बिफोर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के पहले की फिगर देखना है। सो ये वाला आएगा वो चीज़, ठीक है। सो इस केस में अगर आप देखोगे तो वर्स्ट आउटकम आपका 14,726 दिख रहा है और बेस्ट आउटकम आपका 24,100 दिख रहा है। ये एनपीवी आपकी है और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ मैंने आपको आगे लिख दिया। अब अगर आप बोलोगे सर 14,726 की प्रोबेबिलिटी आपकी 20% है, जो पहली वाली प्रोबेबिलिटी थी, तो गलत है। 20% सिर्फ प्रोबेबिलिटी है 24,000 के कैश फ्लो की दूसरे साल में, लेकिन वो डिपेंड करता है पहले साल के कैश फ्लो पे और पहले साल की प्रोबेबिलिटी पे। तो दोनों को मिलाओगे तब जाके वो 12% आएगा, और जो हमने आंसर में लिखा है। फोर्थ वाला पार्ट बोलता है कि विल द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, एज एक्सपेक्टेड एनपीवी इज 7413 इज पॉजिटिव, the project will be accepted। सिंपल। प्रोजेक्ट क्यों रिजेक्ट करेंगे सर? नेट में आपके पॉजिटिव ही एनपीवी आ रही है, तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ एक ही है आउटकम जहाँ पे नेगेटिव एनपीवी आ रही है, जिसके चांसेस सिर्फ 12% के। सो गो फॉर द प्रोजेक्ट बिकॉज इट्स पॉजिटिव। तो ये 3-4 आंसर आप लिख लो और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं बचा है, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था।
आओ सर, एक गलती है बस थोड़ी सी, वो करेक्ट कर लेते हैं, मुझसे ही हुई है गलती। तो हम कहाँ गलती किए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाले टेबल में ईयर 1 की सेकंड वाली कैश फ्लो है 45,450 और यहाँ है 26,432, जिसका टोटल मैंने लिखा था 98,314, जो कि है गलत। 45,450 प्लस 26,432 का टोटल होता है 71,882। तो ये हो जाएगा सर 71,882। करेक्शन करेंगे यहाँ पे, और माइनस 80,000 अगर आप करेंगे तो 8118 आएगा यहाँ पे नेगेटिव। तो दो नेगेटिव एनपीवी आ गई 8118। अब क्योंकि वहाँ पे 8118 आया तो नीचे में भी करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ दो जगह पे। सो 8118 नेगेटिव आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.18 करेंगे तो -1461 आएगा। और इनकी अब टोटल मैं फिर से करता हूँ, 964 प्लस 3168 प्लस 1213 प्लस 538 प्लस या माइनस 1461 माइनस 1767, दैट्स अरे 538 प्लस 1213 प्लस 3168 प्लस 964, ठीक है, माइनस 1461 माइनस 1767, सो दैट्स 2655। अब एक चीज़ और ध्यान दो यहाँ पे, थोड़े से पंगे और कहाँ हुए हैं ये भी मैं आपको समझाता हूँ। इंस्टीट्यूट के सिलेबस में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट के सिलेबस का आंसर आपका और ये आंसर मैच नहीं करेगा। इसका रीज़न मैं बताता हूँ, मुझे वो निकालने दो कहाँ पे है क्वेश्चन। इसका रीज़न है कि थोड़े से कैलकुलेशन मिस्टेक्स है इंस्टीट्यूट के सिलेबस में, इसी क्वेश्चन में। अब देखो ये है वो क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, 50,000, 60,000, 24, 32, 44, आई थिंक प्रोबेबिलिटीज़ भी सेम है, 0.6235, 0.6235, और उसके बाद में 40, 50, 60 की प्रोबेबिलिटीज़ भी 4, 5, 1 है, ठीक है। अब इन्होंने गलती कहाँ की सर? इन्होंने गलती की है सिर्फ यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करते समय। आप अगर ध्यान दोगे तो इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी और हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैच नहीं करती। इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ क्यों मैच नहीं करेगी। अब इन्होंने क्या किया सर, हमने क्या किया था, 60% को 20% से मल्टीप्लाई किया। लॉजिकल लग रहा है कि पहले साल 60% है तो दूसरे साल 20% चांसेस है कि 24,000 होगी। तो 60 इंटू 20 करोगे 12 आता है, 60 इंटू 30 करोगे 18 आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या पंगे किए, इन्होंने पंगे ये किए, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ मैं, यहाँ है 60%, यहाँ है 40%, और उसके बाद में 2, 3, 5 और 4, 5, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 1, ठीक है। अब इनके पंगे देखो क्या हुए हैं। इन्होंने क्या किया सर, इस 60% को इस 40% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 24, फिर 50 से मल्टीप्लाई किया 60 को तो आया सर 30, और ये 6, ये तीनों ऐसे आए। ईयर 1 की पहले वाली कैश फ्लोज को 50,000 की सेकंड ईयर की दूसरे आउटकम के कैश फ्लो से मल्टीप्लाई किया, जो कि हो गया गलत। 60,000 की जो कैश फ्लोज थी ये वाली, इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, ठीक है, जो कि हो गया गलत। अब अगर हम इधर जाए तो इन्होंने ये चीज़ की, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर वो आया। अब एक तो ये कैलकुलेशन ऐसे गलत करो, अब क्योंकि गलती हो गई है और आगे पूरा कंटिन्यू हुआ है, तो करेक्शन करने के लिए आप सिंपली एक और काम कर सकते हो सर, आप ये बोल सकते हो कि सर इन्होंने पहले साल की कैश फ्लो ही गलत लिख दी, मतलब फैक्टर ही गलत लिख दी, 0.60 और 0.40 क्वेश्चन में दिए है, इंस्टेड ऑफ दैट आप क्वेश्चन में 0.40 और 0.60 कर दो, पहले साल के कैश फ्लो की प्रोबेबिलिटी बदल दो, आगे का सारा क्वेश्चन आपका फिर इंस्टीट्यूट के सिलेबस के हिसाब से सही होगा।
सो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से हमने जो आंसर निकाला वो सही है सर, कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार चेक करना। और अगर आप ये चेंज करते हो, पहले साल की कैश फ्लोज प्रोबेबिलिटी चेंज कर देते हो, 60 की जगह 40, 40 की जगह 60, तो फिर जो इंस्टीट्यूट के सिलेबस में दिया है वो सही है। बट एज ऑफ नाउ जो इंस्टीट्यूट के सिलेबस में दिया है, जिस तरह से क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर गलत है। तो आपको ये चेंज ज़रूर करना पड़ेगा और ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि यह गलती होगी। ये वाली सारी कैश फ्लोज आई थिंक हमारी मैच करनी चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 14,726, 8118, 1794, 7580, 15840 और 24100, ठीक है। तो ये सारा कैश फ्लोज जो एनपीवी हमने निकाला यहाँ तक मैच कर रहा है। सिर्फ आखिरी का आपका ये मैच नहीं करेगा जो 26555 है। इनके हिसाब से ये आता है सर आंसर 6223 या 24, और हमारे हिसाब से थोड़ा कम आया क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग थी। बाकी सारे आंसर आपके सेम हैं तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। आइए सर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ख़त्म। अब हमारे बुक पे। सो दिस वॉज ऑल टुगेदर क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें काफ़ी टाइम लगा हमको सॉल्व करने में, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है, डिसीजन ट्री एनालिसिस में कैसे हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। डिसीजन ट्री एनालिसिस बहुत ही आसान है, आपको बस एक डिसीजन ट्री बनाना है। बाकी जो एनपीवी कैलकुलेशन है वो तो टेबल में ही करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें बहुत सारे आपको कॉलम्स लगते हैं और इतनी जगह आपको डिसीजन ट्री वाले में नहीं होती डायग्राम में। क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान देंगे सर। अब 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेता हूँ बस। चलें, क्वेश्चन नंबर 11, शिवम लिमिटेड इज कंसिडरिंग। इसमें आप क्या पढ़ोगे कॉन्सेप्ट? पहला कॉन्सेप्ट तो सर एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकालते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो थी। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे यूज करोगे, और तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। शिवम लिमिटेड इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। सबसे पहली चीज तो इस चीज को समझिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जितने भी आपके पास में ऑप्शन दिए गए उसमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट आप चूज कर सकते हो। सो प्रोजेक्ट ए और बी आपको क्वेश्चन में दिया गया है और आप उसमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट चूज कर पाओगे, यानी कि अगर आप ये कर पा रहे हो तो दूसरा नहीं कर सकते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ऑप्ट किया है और उसके साथ साथ में अगर आप
रेगुलर कॉलेज की बात करते हैं नॉर्मल टाइम में, तो दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप बीकॉम वगैरह जाते हो तो आपको याद होगा कि आपने रेगुलर नहीं जाते, आप उसमें एप्लीकेशन दे देते हो और घर बैठते हो सिर्फ बीकॉम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। लेकिन अगर रेगुलर डेली दिन भर में जाना पड़े यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सीए में मुझे आर्टिकलशिप भी जाना है दिन भर के उसी टाइम में, और उसी टाइम में रेगुलर कॉलेज भी जाना है। तो ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन हो गए आपके पास में। ये किया तो ये नहीं कर पाऊंगा, वो किया तो ये नहीं कर पाऊंगा। आइए देखते हैं। शिवम लिमिटेड दो प्रोजेक्ट कंसिडर कर रहा है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए की कीमत है सर 36,000 रुपये, 36,000, और प्रोजेक्ट बी की इन्वेस्टमेंट है 30,000। ये है कैश आउटफ्लो, जो आपकी जेब से पैसा जाएगा इस प्रोजेक्ट में। अगर आपको कुछ कमाना है तो सर पैसा तो डालना ही पड़ेगा। यू हैव बीन गिवन बिलो द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओहो क्या बात है। अच्छी चीज क्या है सर यहाँ पे कि एनपीवी आपको ऑलरेडी निकाल के दे दी गई है। पेंसिल काम नहीं करी, 2 मिनट। मैं इसको चार्ज करता हूँ। तो मेरे शब्दों पे ध्यान देना। यू हैव बिन गिवन बिलो द नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपके पास में बुक होगी तो उसमें भी एक बार का आप देख लो। यू हैव बिन गिवन बिलो द नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोजेक्ट। अब अच्छी बात क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू को मार्क करना कि उन्होंने एनपीवी ऑलरेडी निकाल के दे दिया आपको, डिस्काउंटिंग विस्काउंटिंग करने का झंझट खत्म। आउटफ्लो दे दिया, एनपीवी दे दिया। ध्यान देंगे आप एक बार फिर से। एनपीवी कहाँ से आता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सो तीन चीजें, एनपीवी, इनफ्लो, आउटफ्लो। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू एनपीवी। अब एनपीवी और आउटफ्लो आपको दे दिया है, तो क्या इन दो फिगर से इनफ्लो निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं, बाद में देखेंगे। सो प्रोजेक्ट ए की एनपीवी हो सकती है 15,000, 12,000, 6,000 और 3,000। इनके चांसेस दिए हुए हैं 2, 3, 3, 2, मतलब 20%, 30%, 30%, 20%। उसके बाद प्रोजेक्ट ए, अच्छा जो सेकंड टेबल है उसमें आपको एक करेक्शन करना है, प्रोजेक्ट बी करना है उसके जगह, क्योंकि प्रोजेक्ट ए पहले ही हो चुका है। सो प्रोजेक्ट बी की भी एनपीवी 15, 12, 6, 3 दिया है। ये सेम फिगर है, ये ऐसा मत मानना कि सर इसकी कॉपी हो गई है इधर में। इंस्टीट्यूट ने सेम ही फिगर्स दिए, 15, 12, 6, 3, ये सही है, गलत नहीं है। प्रोबेबिलिटीज इंस्टीट्यूट ने अलग दे दी, 10%, 40, 40 और 10%। ठीक है, अब आप पन्ना पलटाएंगे अपना पेज और देखेंगे क्या निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले उन्होंने बोला कंप्यूट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स ए एंड बी। आप ये निकाल सकते हैं सर, मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे दूं, बहुत ही अच्छा रहेगा। यस, स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने कोई क्वेश्चन किया है क्या? देखने दो। अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन नहीं किया है तो फिर लेना पड़ेगा। हमने सर स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन किया था, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। बाकी अलग से पता है उसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, करना ही पड़ेगा। मतलब कंप्यूट द एक्सपेक्टेड एनपीवी। एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकालोगे? जो भी एनपीवी दी है प्रोजेक्ट की उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और टोटल करो, दो आंसर आएंगे। प्रोजेक्ट ए की एक एनपीवी आएगी और प्रोजेक्ट बी की एक एनपीवी आएगी। सेकंड, कंप्यूट द रिस्क अटैच टू ईच प्रोजेक्ट, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोजेक्ट ए का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, प्रोजेक्ट बी का भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। निकाल सकते हैं, इजी है, मैं करके दिखाऊंगा। कंप्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट। अब आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बताना है हर प्रोजेक्ट का। और उसके बाद में विच प्रोजेक्ट डू यू रिकमेंड, स्टेट विथ रीजंस। एक सेकंड होल्ड करना।
एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। अब ध्यान दो, तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो, उसके बाद में बोला रिस्क निकालो। हमेशा याद रखना रिस्क मेजर करने के दो तरीके होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका वरायंस। यानी ये दोनों एक ही चीज़ है, ये वरायंस है और उसको स्क्वायर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ठीक है, तो थर्ड वाले में उन्होंने बोला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सर ये कौन से पढ़ाया क्या आपने? यस सर, हमने पढ़ाया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और सॉरी चैप्टर नंबर 7 में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद में विच प्रोजेक्ट डू यू रिकमेंड। आइए सर फटाफट सॉल्व करते हैं। पहले वाले पार्ट में मैं आपको कुछ भी नहीं समझाऊंगा, टाइम सेव करना है हमको। यहाँ पे सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, सिर्फ सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, सेकंड वाले पार्ट के लिए मैं ये पूरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना दिखाना है आपको। और आप कर लो पहले मुझसे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उस टाइम पे आप सीख पाओगे, वरना आपके पैसे सर सारे के सारे वेस्ट है, ना रिजल्ट लगेगा ना कुछ, फिर क्या मतलब सर पढ़ाई करने का। प्रोजेक्ट ए एनपीवी प्रोबेबिलिटी, एनपीवी इंटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो 15, 12, 6 और 3 आपको दिया हुआ है। उसके चांसेस आपको दिए हैं 20, 30, 30, 20। उसके बाद ठीक है, अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और हमारा एक तो आंसर आ जाएगा, वो है सर 15 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 3000, 3600, 1800 और 600। 24 और 36 अगर हम करेंगे 60 और 3, ये आ गया 9000। ठीक है, यह हो गई एक्सपेक्टेड एनपीवी प्रोजेक्ट ए की। अब इसके बाद में हम आएंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट बी पे, सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होएगी, एनपीवी इंटू सॉरी एनपीवी, यहाँ प्रोबेबिलिटी, यहाँ आएगा एनपी एनपीवी इंटू प्रोबेबिलिटी। 15, 12, 6, 3। क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने समझाने के लिए दिया है, इसलिए काफ़ी आसान सा, मतलब फिगर्स बहुत सिंपल है। अब अगर फिगर्स में देखोगे तो 3-3 हज़ार से नीचे आती जा रही है फिगर्स, और जब ऐसा होता है ना तो प्रेडिक्शन काफ़ी इजी हो जाते हैं। 10, 40, 40, 10। पंद्रह इंटू 10% हो गए 1500, 4800, 24 और 300। आठ और 5 13, 4 7, यानी कि ये हो गया 2, 2 4 और 4 8 और 1 9000। कोइंसिडेंटली ये भी 9000 आ रहा है, वो भी 9000 था। ये हो गया एक्सपेक्टेड एनपीवी आपका। सो पहला आंसर आपके पास में रेडी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन था। ठीक है,
अब बात करते हैं सर स्टैंडर्ड डेविएशन की, क्योंकि ये है मेन चीज़। स्टैंडर्ड डेविएशन सर कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का कॉन्सेप्ट, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन वाले कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज़ याद आ रही होगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एक फिक्स फिगर जो डेविएट करेगी हर पॉसिबल आउटकम से। हमारे पास में कितने आउटकम है सर? पॉसिबल 4 आउटकम है। प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं, वही रिपीट कर देंगे प्रोजेक्ट बी में। सो 15,000 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सो उस पॉइंट से कितना डेविएट कर रहा है हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी? एक्सपेक्टेड एनपीवी है 9,000, तो हम यहाँ पे डेविएशन निकालेंगे एनपीवी माइनस बार एनपीवी, एनपीवी बार। सो 15 माइनस 9 अगर आप करोगे तो वो आएगा 6,000, यहाँ आएगा 3,000, यहाँ आएगा माइनस 3,000 और यह आएगा माइनस 6,000। और क्योंकि निगेटिविटी आती है और रिस्क निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए निगेटिविटी हटाने के लिए हम करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर के बाद आप करोगे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? यहां पे लिखता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू, सबसे पहले हम करते हैं एनपीवी माइनस एनपीवी बार। निगेटिविटी हटाने के लिए हम करेंगे स्क्वायर और फिर करेंगे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। और ये आ गया वैरिएंस, इसको स्क्वायर रूट कर दो तो आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। सर आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, डाउट देखो क्या आ सकता है, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना उसमें तो आपने फॉर्मूले में कैश फ्लो लिखे थे, यहां आप एनपीवी लिख रहे हो, तो इसमें ऐसा चेंज क्यों किया? बहुत ही सिंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन जिस चीज में पूछा गया है वो चीज आप अंदर लिखोगे। हमने वहां पे कैश फ्लो में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो कैश फ्लो यूज किया, यहाँ एनपीवी में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे तो एनपीवी यूज करेंगे। और भी कुछ रहा, जैसे आउटफ्लो में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम आउटफ्लो यूज करेंगे, कुछ भी यूज कर सकते हो। बात आती है या सवाल उठता है कि किस चीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हो, किस चीज का रिस्क निकालना चाहते हो। यहाँ हम एनपीवी का निकाल रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी सर इसी को स्क्वायर करेंगे और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। एनपीवी माइनस एनपीवी बार का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो 6,000 का स्क्वायर करेंगे इनटू 20%, यानी कि 72 लाख। तीन 3,000 का स्क्वायर इनटू 30, 27 लाख। फिर ये भी वही है, और वापस 72 आएगा आई थिंक, यस। सो टोटल करेंगे, अच्छा समेशन नहीं लिखा ना मैंने यहाँ पे, यहाँ आएगा समेशन, टोटल करने के बाद स्क्वायर रूट होगा। That's 1,98 lakh। ये आ गया अपना वेरिएंस। यहाँ पे आए, यहाँ पे भी सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे, एक साथ लिख रहा हूँ मैं आंसर। एनपीवी माइनस एनपीवी बार को फिर हम स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। 15 माइनस 9,000 अगर आप करोगे तो ये आएगा 6,000। 15 माइनस 9,000 अगर आप करोगे तो 6,000 आया, उसका स्क्वायर किया तो 3,60,00,000 माइनस इंटू 10% आएगा 36 लाख। निगेटिविटी सारी हट जाती है यहाँ पे। उसके बाद 12, उसमें भी 15 माइनस 9, 6,000 इंटू क्या किया था हमने, 20% किया था, ठीक है। 10% में यहाँ आया 40 है ना, यहाँ पे 27, ये 36 लाख, ये भी आएगा आई थिंक। यहाँ तो सारी फिगर सेम आएगी। 6,000, 9,000 माइनस, सॉरी 12,000 माइनस 9,000 का स्क्वायर, 3,000 का स्क्वायर इंटू 0.40, दैट्स 36 लाख। यहाँ हर जगह आपका एक ही फिगर आएगा,
इंटू 4 करोगे तो 144,00,000,000। एक सेकेंड ना। So 1,98,00,000 is your प्रोजेक्ट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 144,00,000,000। सो 198,00,000,000 का स्क्वायर रूट इज 4449.72। 44450 कर देते हैं राउंड ऑफ, का स्क्वायर रूट इज 3795। फिर से 3795। तो दिस इज प्रोजेक्ट ए का स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोजेक्ट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका मतलब समझना ज़रूरी है। आंसर्स हमने निकाल लिए लेकिन कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सर प्रोजेक्ट ए में आप एनपीवी जो है, आपकी एक्सपेक्टेड एनपीवी जो आप कमाने वाले हो वो है 9,000 रुपये, लेकिन वो 9,000 रुपये रियलिटी में 4,450 का रिस्क बियर करते हैं। यानी कि वो 9,000 रुपये 4,450 से ऊपर भी जा सकते हैं और 4,450 से नीचे भी जा सकते हैं। एक सेकंड होल्ड करना। तो वो जो 9,000 रुपये आप कमाने वाले हो वो 4,450 से ऊपर भी जा सकता है और वो 4,450 से नीचे भी जा सकता है। ये होता है रिस्क। जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उसका मतलब मैं ये समझूंगा कि उतना ही ज़्यादा आपका रिस्क है। नाउ प्रोजेक्ट बी 144,00,000,000 उसमें रिस्क आ रहा है 3795। अब प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में जो एक्सपेक्टेड एनपीवी है वो 9,000 की आ रही है दोनों में। अब इसके भरोसे अगर आप डिसीजन लोगे तो आप बोलोगे यार कोई भी प्रोजेक्ट चूज करो। आप तो यही बोलोगे क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट में सेम कमाई हो रही है, तो आप बोलोगे कोई भी प्रोजेक्ट चूज करो, एनपीवी तो सेम है 9,000 रुपए की। तो 9,000 रुपये यानी कमाना अगर दोनों में सेम है तो कोई भी प्रोजेक्ट चूज करो। लेकिन यहाँ पे अब कमाई नहीं देखोगे क्योंकि कमाई के बेसिस पे आप प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप ये डिसीजन ले रहे हो कि कोई भी प्रोजेक्ट चूज कर लो। आप ये नहीं देख रहे हो कि सर दोनों प्रोजेक्ट में रिस्क अलग अलग है। अगर कमाई दोनों में सेम है तो ऐसा प्रोजेक्ट चूज करोगे जिसमें रिस्क सबसे कम हो, जो कि है 3795। प्रोजेक्ट बी में भी 9,000 की कमाई होगी लेकिन 3795 से कम भी हो सकता है, 3795 से बढ़ भी सकता है। इसमें रिस्क कम है। रिस्क कम का मतलब एक्स्ट्रा कमाई जो है वो भी कम होगी और नुकसान भी कम होगा। वेरिएशंस कम आएंगे, 9,000 के आसपास ही आपकी फिगर आएगी, कहीं ना कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। लेकिन प्रोजेक्ट ए में 9,000 के ज़्यादा दूर जाने के चांसेस है, ऊपर भी और नीचे भी। सो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब, रिस्क का मतलब कि एक्चुअल में जब आपकी कमाई देखोगे आप वो 4,450 से ऊपर जा सकती है, 9,000 की लिमिट के 4,450 ऊपर और नीचे। ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड पार्ट देखो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये होता है पीआई। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब इसमें एक और चीज़ बताता हूँ। आपके पास में आउटफ्लो है लेकिन इनफ्लो नहीं है, लेकिन आप इनफ्लो को निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। इनफ्लो इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो प्लस एनपीवी। एनपीवी इज इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। ये आउटफ्लो को आप, अच्छा आप एक काम करो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो हो गया, ये आउटफ्लो को आप इस साइड में भेज दो तो एनपीवी प्लस आउटफ्लो हो जाएगा। यही मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब इसी से आप निकालेंगे
PI ऑफ प्रोजेक्ट ए, आउटफ्लो कितना है प्रोजेक्ट ए में, अब आउटफ्लो की ज़रूरत पड़ेगी जो पहले ही लाइन में दिया हुआ था आपको 36,000 और 30,000, ठीक है। सो 36,000 हमारा आउटफ्लो है, NPV 9,000 है, यानी कि इनकी टोटल हुई होगी इनफ्लो की, और यहाँ नीचे आ गया 36,000, तो ये आ गया PI। अब PI ऑफ प्रोजेक्ट बी ले लो, इसमें 30,000 है प्लस 9,000 है और यहाँ 30,000 है। अब आपका PI निकल जाएगा, दैट्स 45,000 डिवाइडेड बाय 36,000, 1.25। इसका भी मतलब मैं बताऊंगा आपको, 1.30। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छा आप एक काम करो, बहुत ही आसान है, आपने आंसर लिखे होंगे तो आंसर के नीचे में लिखेंगे, किसके नीचे में लिखेंगे? जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला ना, उसके नीचे में ये सेंटेंस लिखना जो मैं बता रहा हूँ। या आंसर अभी तक आपने नहीं लिखे तो ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, क्वेश्चन बुक जो आपके पास में होगी प्रिंट आउट निकाला हुआ, उसके सामने आप लिखोगे ये चीज़, ठीक है। क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सेकंड वाला है रिस्क वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4450 इन प्रोजेक्ट ए, लिखो मैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4450 इन प्रोजेक्ट ए, standard deviation of project A, standard deviation of 4450 in project A states that STATES NPV of 9,000, sorry, expected NPV of 9,000 can go up or down, can go up or down by rupees 4450, can go up or down by rupees 4450 in reality. Can go up or down by, एक चीज ऐड करना, वर्ड ऐड करना, ऊपर में एरो देखे, कैन गो अप और डाउन बाय मैक्स MAX डॉट मैक्सिमम रुपीज 4450 इन रियलिटी। मतलब 4,450 तक ऊपर जा सकता है, 4,450 तक एनपीवी नीचे जा सकता है, यानी इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, 2,000 से ऊपर गया, 3,000 से ऊपर गया, 1,000 से ऊपर गया, तो वो मैक्स लिखना जरूरी है। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब। अब नीचे लिखो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अगर ये भी आंसर लिख लिया होगा तो इसके नीचे लिखेंगे मीनिंग, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, या आपके लिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लिखो या तो इसमें थर्ड वाले पार्ट में लिखो। मैं कोई भी एक चीज समझाऊंगा, दूसरा अपने आप समझ जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 1.25 इन प्रोजेक्ट ए, profitability index of 1.25 in project A states that there is a cash inflow, there is a cash inflow of rupees 1.25, of rupees 1.25, there is a cash inflow of rupees 1.25 for every rupees 1, for every rupees 1 of outflow, for every rupees 1 of outflow, यानी 1 रुपए बाहर जाने पे प्रोजेक्ट ए में 1 रुपए 25 पैसे अंदर आते हैं, मतलब कमाते हैं हम लोग। सेम चीज प्रोजेक्ट बी में है कि भैया 1 रुपए बाहर जाने का 1 रुपए 30 पैसे आपको मिलता है, तो आप यही क्या चूज करोगे? प्रोजेक्ट बी चूज करोगे, क्योंकि उसमें ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप ध्यान देंगे तो प्रोजेक्ट बी का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा है, प्रोजेक्ट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, तो फोर्थ पार्ट का आपका आंसर निकलता है यहाँ पे सिंस project B has higher PI and lower standard deviation,
it should be selected for इन्वेस्टमेंट। भले ही 9,000 ही कमा रहे हो लेकिन रिस्क कम है आपका और पीआई ज़्यादा है, तो वो चीज़ सिलेक्ट करो। ख़त्म। बहुत ही आसान सा सवाल था। विच प्रोजेक्ट डू यू रिकमेंड? सो आप ये चीज़ लिख लो 2 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बड़े सर आगे हम अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 12, 12th वाला क्वेश्चन आपको सेंसिटिविटीज़ निकालने बोलता है, और ये सेंसिटिविटी आपको सिर्फ 3 चीज़ों में निकालने के लिए बोला है। आपको इनिशियल प्रोजेक्ट की कॉस्ट, एनुअल कैश इनफ्लो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सेंसिटिविटी निकालना है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, और इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग, पानी वानी पी के आ जाओ, बढ़िया चाय के साथ बैठो। मेरे यहाँ पे अभी दोपहर हो रही है, आपके यहाँ पे जैसा भी समय है उस हिसाब से आपके सामने ग्लास अवेलेबल होनी चाहिए,
सिर्फ ग्लास अवेलेबल होनी चाहिए, साथ में बॉटल नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अ प्रोजेक्ट एनालाइज द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेंजेस इन इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, एनुअल कैश इनफ्लो एंड कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। नीचे दी गई डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए आप एनालाइज करो कि प्रोजेक्ट की सेंसिटिव मतलब प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव है, प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव है जब इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात आती है, जब हर साल के कैश फ्लो की बात आती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात आती है। यानी आपको निकालना है कि कितना परसेंट इन तीनों में से हर एक फैक्टर में चेंज आया, कितना, ठीक है, ये परसेंटेज चेंज निकालना है। तो एनपीवी जीरो हो जाएगी। सबसे पहले आपको एनपीवी निकालना है और उसके बाद बताना है कि यार एनपीवी जीरो करने के लिए ये फैक्टर एट अ टाइम वन फैक्टर कितना परसेंट चेंज होना चाहिए। दैट परसेंटेज चेंज विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं आपको आखिरी में जब आंसर निकल जाएगा ना 4%, 5%, 15%, ऐसे 3 आंसर निकलेंगे तो उसका मीनिंग मैं बताऊंगा रियल लाइफ एग्जांपल लेके। ठीक है, और आपको एक झटके में सारा का सारा सेंसिटिविटी समझ में आ जाएगा कि सेंसिटिविटी का मतलब और क्या होता है। जब आपने कॉन्सेप्ट देखा तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई थी कि सेंसिटिविटी निकालना इसका मतलब होता है कि जो भी प्रोजेक्ट की एनपीवी होगी सबसे पहले तो वो निकालो, स्टेप 1। प्रोजेक्ट के एनपीवी के बाद में आप एक फैक्टर एट अ टाइम लो। सो मैं पहले प्रोजेक्ट की कॉस्ट लूंगा, फिर इनफ्लो लूंगा, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लूंगा। एक फैक्टर में सेंसिटिविटी निकालना इसका मतलब परसेंटेज चेंज निकालना उस फैक्टर में कितना होना चाहिए कि एनपीवी जीरो हो जाए। तो हमारा पर्पस क्या रहेगा कि ये एनपीवी जो है वहां से जीरो एनपीवी लाना है। ठीक है, ये हमने निकाला। तीनों में मैं करूंगा। एक फैक्टर में सेंसिटिविटी निकालते समय बाकी के सारे फैक्टर कांस्टेंट रखने हैं, मतलब जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो। चलिए, इनिशियल प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपको 1,20,000 दी है, कैश इनफ्लो हर साल का 45,000 दिया है, प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल की दी है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 10% दिया है। टू विच ऑफ द 3 फैक्टर्स द प्रोजेक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव। नीचे में एक और क्वेश्चन पूछा कि तीनों में से कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है इस प्रोजेक्ट को, मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक है इस प्रोजेक्ट के लिए, कि सेलिंग प्राइस या कैश इनफ्लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या प्रोजेक्ट की कॉस्ट। मतलब इस पर्टिकुलर फैक्टर में इतना सा चेंज आया तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। To which of the 3 factors the project is most sensitive if the variable is adversely affected by 10%? अच्छा, अब थोड़ी सी ना दिक्कत आ गई क्वेश्चन में। अगर ये आखिरी का सेंटेंस नहीं होता ना, इफ द वेरिएबल इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय 10%, तो मैं सेंसिटिविटी निकालता हर फैक्टर में और बताता कि सर एनपीवी जीरो लाने के लिए कितना परसेंट चेंज करना जरूरी है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पलट गया। क्वेश्चन पलटा इस तरह से है कि पहले तो आप एनपीवी निकाल लो, उसके बाद उन तीनों फैक्टर में जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट, इनफ्लो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, 10% का एडवर्स इफेक्ट लेके देखो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, और पता करो एनपीवी कितना चेंज होती है। अब आप निकालोगे कि सर मैंने अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट में 10% का एडवर्स इफेक्ट लिया। प्रोजेक्ट की कॉस्ट में एडवर्स इफेक्ट होता है जब प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऊपर जाती है, नुकसान हमको तब होता है। इनफ्लो नीचे जाता है तो नुकसान होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऊपर जाता है तो नुकसान होता है। तो हमको बढ़ाना है, कहीं कम करना है। अब ये जो आखिरी का आंसर है मैं आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने के बाद में दूंगा। सबसे पहले हम निकालेंगे एनपीवी। सिंपल, क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ चलो समझ में आएगा, सिर्फ बोलता जाऊंगा तो आपको ना दिक्कत जाएगी। एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसी को लिखूंगा मैं एन्युटी, क्योंकि हर साल कैश फ्लो सेम है, इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब एन्युटी हमारी हर साल की कितनी दी है, 45,000। एन्युटी फैक्टर अगर दिया होगा तो वो लिख लेंगे, यूज एन्युटी फैक्टर्स फॉर 10%, 3.169 लास्ट में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो लो। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 का। $142,605 माइनस 1,20,000।
सो दैट्स 22, ये चल क्यों नहीं रहा, 605 NPV। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है, 10% एडवर्सली इम्पैक्ट डालना है। एसी चलाने दो, गर्मी हो रही है। सबसे पहला फैक्टर हम लेंगे इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट। %, adverse effect in initial प्रोजेक्ट कॉस्ट। इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट यानी कि सर हमारी ये वाली फिगर, कॉस्ट बढ़ने से एडवर्स इफेक्ट होता है, कॉस्ट कम हुई तो फायदा ही है हमारा। तो एनपीवी कितनी आएगी, $45, ये तो वही रहेगा 142,605 माइनस 1,20,000 इंटू 1.1, बढ़ाया मैंने 10%, तो 1.1, 10% गिरा था तो 0.90 कर देता मैं। $132, यानी कि अब एनपीवी आती है सर 10,605, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आ रही है, करके देख लेना। ठीक है, अब यहाँ लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन एनपीवी, यानी एनपीवी गिरी लेकिन कितना गिरी, एडवर्स इफेक्ट ला रहे हो सब में तो एनपीवी भी एडवर्स ही होगी, यानी कि एनपीवी तीनों केस में गिरेगी। हम एज एन इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि कम से कम एनपीवी गिरे। ठीक है, आपकी बेस परसेंटेज चेंज इन एनपीवी, चेंज इन एनपीवी divided by base NPV, so that's 22,605 minus 10,605 divided by 22,605, so 12,000 का फर्क है ये, divided by 22,605, that's 53% एनपीवी गिर जाती है। ये चेंज आ रहा है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। बी, एडवर्स इफेक्ट इन कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो, 10% adverse effect in annual cash inflow, तो एनपीवी। अब एनुअल कैश इनफ्लो जो है आपकी थी 45,000 की, एडवर्स इफेक्ट यानी कि इसमें एडवर्स इफेक्ट कब आता है, जब एनपीवी 10% से गिरेगी, सॉरी एनुअल कैश इनफ्लो 10% से गिरेगा, इसलिए 90% से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 0.90 यानी कि 10% कम कर दो 100 में से 90, बढ़ाना रहता तो 1.1 हो जाता, इनटू एन्युटी फैक्टर है आपका 3.169 माइनस 1,20,000, बाकी की सारी चीजें सर सेम रखेंगे आप। 40,500 इंटू 3.169 माइनस 1,20,000, सो अब एनपीवी आई 8,345। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? सही है। अब एनपीवी आ रही है 8,345। सो परसेंटेज चेंज इन एनपीवी सर पहले थी 22,605, अब हो गई 8,345, तो कितना परसेंट चेंज हुआ? %63.09%। ये उससे भी भयानक चेंज है, पहला वाला तो सिर्फ 53% चेंज हो रहा था।
गिरेगी, एनपीवी हर केस में गिरेगी सर। सी। अब है डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट में 10% का एडवर्स इफेक्ट लाना है, यानी 10% से डिस्काउंटिंग रेट अगर बढ़ गया तो अभी 10% है प्लस 10% का 10%, ध्यान देना 10% तो डिस्काउंटिंग रेट भी है और 10% एडवर्स इफेक्ट लाना है तो 1%, यानी कि ये 11% आपका डिस्काउंटिंग रेट हो जाएगा। तो एनपीवी क्या आएगी, एनपीवी इज इक्वल टू 45,000 जो था वो तो सेम रहेगा, 11% से एन्युटी फैक्टर आपको लेना है। 11% का एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.103 माइनस 1,20,000। सो दैट्स 19,635। तो नई एनपीवी कितनी आ रही है सर, 19,635। अब वापस निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन एनपीवी, 22,605, 22,605 पहले थी, 22,605 थी, अब 19,635 हो गई। ठीक है, ध्यान दो, 22,605 माइनस 19,365 सॉरी 635 डिवाइडेड बाय 19,635 सॉरी 22,605। सो एनपीवी सिर्फ 13.14% कम हुई है। दिस इज कॉल्ड एज परसेंटेज चेंज इन एनपीवी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तीनों को, तीन चीज़ों में 10-10% का एडवर्स इम्पैक्ट आपने लाया। सबसे पहले इनिशियल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10% से बढ़ाई, फिर आपने एनुअल कैश इनफ्लो 10% से घटाया और डिस्काउंटिंग रेट 10% से बढ़ाया। जैसे ही 10% का चेंज लाते हैं तो एनपीवी गिरती है, क्योंकि एडवर्स चेंज लाया तो इसलिए तीनों में एनपीवी गिरी। आपको ये बताना है सर कि कौन सा फैक्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बहुत ही सिंपल, अब नीचे में आप लिखेंगे यहाँ पे, ये आपके एग्जाम के पर्पस के लिए नहीं है, ये जो सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन सा सेंसिटिव फैक्टर है। मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर one which affects NPV to the maximum for the same level of change. The most sensitive factor is the one which affects the NPV to the maximum possible. तो मतलब जो सबसे ज़्यादा NPV पे इम्पैक्ट डालेगा वो सेंसिटिव फैक्टर रहेगा। Here initial project cost is the most sensitive factor। ये आपके काम का सेंटेंस है, उसके ऊपर वाला एक काम का नहीं है, वो सिर्फ आपके समझाने के लिए। क्योंकि भैया चेंज तो हमने सब में 10-10% लाया, लेकिन एनपीवी सबसे ज़्यादा कब गिरी? नहीं, सॉरी मेरी गलती हो गई। दूसरा वाला फैक्टर है ना, एनुअल कैश इनफ्लो में 63% है। एनुअल कैश इनफ्लो इज द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। हर साल जो हमारी 45,000 की कमाई हो रही है, अगर वो 10% से कम हो जाए तो एनपीवी बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, 63.09% गिर रही है, एंड हेंस इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर।
बहुत ही सिंपल सी बात है सर, चेंज सब में 10% का आया, लेकिन फ़र्क हमको कैश इनफ्लो से ज़्यादा पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। 2 लोग हैं, एक आप हो और आपके एक फ्रेंड है, ठीक है। अब मैंने दोनों को थप्पड़ लगाया, डोंट गेट ऑफेंडेड, आप और आपके एक फ्रेंड है, मैंने दोनों को थप्पड़ लगाया। जितने प्रेशर से आपको, पहले तो मैंने आपको थप्पड़ लगाया, पहले मैंने आपको थप्पड़ लगाया और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा, आप वैसे के वैसे ही हो, हंस रहे हो, खूब खेल रहे हो, कूद रहे हो, ठीक है सर। जितने प्रेशर से मैंने आपको थप्पड़ मारा है, तो जो कि हम फिजिक्स में फोर्स कहते हैं, जितने फोर्स से मैंने आपको थप्पड़ मारा था, उतने ही फोर्स से मैंने आपके दोस्त को थप्पड़ मारा और वो रो दिए। अब आपका दोस्त अगर रो दिया उतने ही फोर्स से और आप नहीं रोए उतने ही फोर्स से, बताओ दोनों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है? आपका फ्रेंड। दोनों में 10-10% का चेंज लाया मैंने, फोर्स सेम यूज किया मैंने, लेकिन फर्क कहां पड़ा? आपके फ्रेंड पे। यहां पे फर्क सबसे ज्यादा किसको पड़ा? एनुअल इनफ्लो को, क्योंकि एनपीवी वहां पे सबसे ज्यादा गिर रही है सब चेंज 10% का ही। दिस इज कॉल्ड एज द सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि एनपीवी भले ही पॉजिटिव हो और आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दो और आपको ये ना पता रहे कि कौन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी भी उम्र 25 साल की, आपके फ्रेंड की भी उम्र मान लो 25 साल, ज़्यादा बोल दिया, चलो आपकी भी उम्र 22 साल की, आपके फ्रेंड की भी उम्र 22 साल की, ज़्यादा बोल दिया, 21 साल ले लेते हैं, ठीक है, एवरेज आउट हो जाएगा। सो 21 ईयर्स आपकी एज है, 21 ईयर्स आपके फ्रेंड की भी एज है, ठीक है। दोनों का क्वालिफिकेशन अभी तक का सेम है, दोनों इंग्लिश में अच्छे हैं, बाकी सारी चीज़ें दोनों में सेम है, ठीक है। और मेरे को हायर करना है, मैं एक कंपनी में एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, मेरे को हायर करना है। दोनों को अगर ध्यान से देखूंगा तो मैं बोलूँगा सर किसी को भी हायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है। क्या इस डिसीजन को मैंने आगे बढ़ाना चाहिए, मैंने इस पे और एनालिसिस करना चाहिए कि दोनों में से सेंसिटिव ज़्यादा कौन है। तो आपका फ्रेंड सेंसिटिव निकला, इसलिए मेरे को उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा और आपको मैं हायर कर लूँगा, क्योंकि आप ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हैं। वैसे ही प्रोजेक्ट में होता है, भले ही मेरे पास में प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव आ रही हो, लेकिन फैक्टर्स अलग अलग जो है उसमें सेंसिटिविटी देखना ज़रूरी है। हो सकता है कि कोई फैक्टर मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लगे जिसको मेरे को लगता है कि यार हाँ, अगर ये थोड़ा भी चेंज हुआ मार्केट में आगे जाके तो मेरी एनपीवी निगेटिव जा सकती है, मेरा डिसीजन गलत हो सकता है। तो पॉजिटिव एनपीवी होने के बाद में भी हो सकता है मैं प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दूँ। सो दिस इज व्हाट द सेंसिटिविटी एनालिसिस इज। आप आंसर्स को स्लाइड से लिख लेंगे, आपके पास में स्लाइड्स है, या तो पॉज करके यहाँ पे लिख लें। आगे बढ़ने से पहले अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 देखने दूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आप होमवर्क ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी आप होमवर्क ले सकते हैं। 13-14 में होमवर्क दे रहा हूँ आपको। थोड़ा सा अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम सेम टू सेम नहीं है जो हमने किया, लेकिन आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको आ जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट नया कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, ये भी काफ़ी आसान है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 अगले वाले पार्ट में। ये रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट पे बेस्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एक्साइटेड, वी आर गोइंग टू मीट फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।